Hello, everyone. I hope you all are doing well. I'm Sakshi Goel and I'm delighted to be your host for the evening. I welcome you all to Tech Accelerate. Our motto, as usual, is to explore, connect, and accelerate. We do not just intend to guide you, but also introduce you to people who are from similar domains and can help you build your ladder to success. Do not worry even if you are new to the domain, since the session is always beginner friendly. Remember, you never fail, you just find things that don't work. So, the session today is based on app development, and I hope you all are as excited as I am. Without further ado, I would like to give you brief introductions about our amazing speakers today. We have Sarthak Singh. Sarthak Bhaiya is a mobile app development mentor in NSCC. He has done production level app development for a funded startup known as Satzi and is currently working as a freelance mobile developer, being the Flutter team lead with the company TFN, that is the Freelance Network. Udit Soni. Udit Bhaiya is also a Flutter developer and part of the senior tech team in NSCC. Sahil Makkar. Sahil Bhaiya specializes in Android development and has interned at Ignium Education, which helped him in improving his skills. Last but not the least, we have Shivang Gautam. Shivang Bhaiya has been doing Android app development for over a year and works as an intern for a startup for about 3 months now. He has experience with Kotlin and XML layouts and handling different screen sizes. He has also worked with NoSQL databases in Firebase and is currently learning Android's latest toolkit, Jetpack Compose, for building modern applications along with handling backend using APIs. Now, I would request the speakers to take over and begin with the session. Please unmute your microphones so that we can begin with the sessions. Sorry, my bad. Yeah. So hey guys, this is Sahil Makkar, third year student CSEC. तो आज के सेशन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पहले में हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, दूसरे में फ्लटर के बारे में। फ्लटर उदित और सार्थक बता रहे हैं और एंड्रॉइड मी एंड शिवांग। तो लेट्स बिगिन। तो एजेंडा क्या है एंड्रॉइड में? पहले हम एंड्रॉइड होता क्या है, कॉटलिन हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं ओवर जावा। पहले था कि हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट हमारी जावा में होती थी, अब कॉटलिन में हम कर रहे हैं, उसके रीजन क्या है, वो हमें क्यों करनी चाहिए। अब आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, हमें क्यों यूज करने चाहिए, एंड्रॉइड में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, हम कहाँ से पढ़े, उसके रिसोर्सेज क्या क्या है। तो लेट्स बिगिन। तो एंड्रॉइड बेसिकली है क्या? एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सबको बताइए, वो उसे गूगल मेंटेन कर रहे हैं। ये 2.5 बिलियन डिवाइसेस पे आजकल काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो अपॉर्चुनिटीज काफी है अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करना चाहते हो। ये हमारे स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस सब जगह अवेलेबल है। तो मोबाइल डेवलपमेंट हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है नेटिव डेवलपमेंट, दूसरा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो नेटिव दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो नेटिव हम क्या होता है, हमने एक ऐप बनाया, वो हमारे पर्टिकुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलेगा। अगर मैंने एक ऐप बनाया जावा एंड्रॉइड में, वो हमारा एंड्रॉइड में ही चलेगा, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल पाएगा। एंड वाइस वर्सा फॉर आईओएस, कि हमने अगर उसमें आईओएस के लिए बनाया, वो आईओएस में ही चलेगा। इसका एग्जांपल है लाइक स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव सी है, आईओएस के लिए यूज करते हैं। जावा एंड कॉटलिन है जो हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। इसके प्रोज ये हैं कि इसमें हम एक पर्टिकुलर ओएस के लिए बना रहे हैं, तो हम टेस्टिंग भी अच्छे से करवा दें एक पर्टिकुलर ओएस के लिए। ये हमारा फास्ट भी होता है, रिलायबल भी होता है। सिक्योरिटी फीचर्स वो काफी क्योस नहीं होता कि हमारा इस ऐप में हमें ये परमिशन मिली है, इस ऐप में वो परमिशन नहीं है। तो काफी सही रहता है इसमें डेवलपमेंट करना। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? एक ऐप बनाई, वो हमारे मल्टीपल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चल सकता है। बेसिकली आईओएस एंड्रॉइड के लिए होता है, बाकी इतने फेमस नहीं होते हैं, तो इसलिए इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है लाइक रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर हो गया। इसके प्रोज ये होता है कि हमने एक ऐप बनाया, वो हमारे सब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, कोडलेस होता है, टीम साइज कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉटलिन डेवलपमेंट। हम कॉटलिन में क्यों करते हैं? अब जावा में भी कर सकते हैं। मेन रीजन क्या है जावा कॉटलिन में करने का? कॉटलिन का बनाने का मेन रीजन क्या था कि हमारे जावा में कुछ वो थे, शॉर्टकम्स थे, कुछ एरर्स आते थे। उसे ओवरकम करने के लिए ही हमने कॉटलिन को बनाया। ये
अगर किसी को आइडिया हो, एक इंटेलिजी आईडी होती है और एक एंड्रॉइड स्टूडियो, ये सारा किसने बनाया? जेटब्रेन्स ने। जेटब्रेन्स ही कंपनी है जिसने ये कॉटलिन लैंग्वेज को बनाया। ये काफी कंसाइज होता है। लाइक जावा का अगर किसी को आइडिया हो, उसमें करना क्या होता है, पहले हम क्लास फाइल बनाते हैं। क्लास फाइल बनाए, फिर हमने स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन डाला, फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाला, फिर जाकर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। कॉटलिन में कुछ नहीं करना, हमने फन मेन फंक्शन डाला, प्रिंट लिखा, हेलो वर्ल्ड, खत्म। काफी सिंपल कंसाइज होता है, बॉलर प्लेट कोड काफी कम होता है, इसमें हमारे नल सेफ्टी भी होते हैं, लैम्डा इंटरफेस भी होता है। ये हमारा जेवी, जैसे हमारा जावा वर्चुअल मशीन है, फिर जावा काम करता है, सिमिलरली हमारा कॉटलिन भी इसी पे काम करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होकर हमारा जेवीएम पे काम करता है। अब क्या है कि हम ना एग्जिस्टिंग कोड है जावा का, अब हम एकदम से स्क्रैप भी नहीं कर सकते उसको कि हम कॉटलिन लिखने बैठे कुछ करें। तो क्या है, कॉटलिन सिर्फ जेवीएम पे काम करता है, तो वो जावा फाइल के साथ काम भी कर सकता है। एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कॉटलिन भी फाइल भी हो सकती है और जावा फाइल भी हो सकती है, वो दोनों काम भी कर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ एंड्रॉइड में नहीं काम आता है, हमारा इसमें कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म जिसमें लाइक iOS एंड्रॉइड दोनों पे चलता है। हमारा बैकएंड फ्रेमवर्क का एक केटॉस काफी पॉपुलर है, जो एसिंक्रोनस बैकएंड फ्रेमवर्क है, वो भी कॉटलिन में है, इससे काफी यूजेस भी है। अब आते हैं हम कॉटलिन वर्सेस जावा। जैसे मैंने बताया कि जैसे काफी कंसाइज होता है, इसमें काफी कम लिखना पड़ता है कोड। जावा में काफी काफी बॉलरप्लेट कोड होता है, काफी नल चेक्स लगाने पड़ते हैं। मेन क्या होता है, अगर किसी ने जावा में डेवलपमेंट करी हो, उसको पता होगा कि हमारे नल पॉइंट एक्सेप्शंस काफी बार आते हैं। उसके लिए हमें इफ एल्स चेक लगाना पड़ता है, काफी कुछ हेक्टिक होता है, काफी डीबग करना पड़ता है। कॉटलिन में ऐसा नहीं है। कॉटलिन में हमने नल सेफ्टी लगा दिया, हमारा एक ऑपरेटर होता है सेफकास्ट, नॉन नॉन नल नल असर्शन ऑपरेटर, इसको हम यूज करेंगे, हमारा नल सेफ्टी लग जाती है। अब कॉटलिन के किलर फीचर है कोरूटीन। कोरूटीन अभी आगे जाके शिवांग बताएगा, काफी हाईली रिकमेंडेड होता है हमारे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा, हम कॉटलिन को हम क्यों यूज करना चाहिए हमें, हम जेटपैक कंपोज के जैसे। जेटपैक एक मेन रीजन है कि अब कॉटलिन ही करना चाहिए। पहले यूआई के लिए हम करते क्या थे, एक्सएमएल फाइल बनाते थे, हमारा लॉजिक होता था जावा या कॉटलिन के अंदर। अब हमारा लॉजिक भी हमारे कॉटलिन के अंदर है, हमारा यूआई कॉटलिन के अंदर है, तो एक एक ही जगह पे हमारा सब कुछ हो जाता है। तो इट इज बेटर कि आप कॉटलिन में ही स्विच कर लो। अगर जावा आती भी है तो कॉटलिन को सीख लो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, आसान है, अगर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर पैटर्न इन एंड्रॉइड। आर्किटेक्चर पैटर्न क्या होता है कि हमारा डाटा कैसे फ्लो कर रहा है, कि हमारा बैकएंड से हमारा डाटा आया, हमारा एपीआई से आया, हमारा लोकल स्टोरेज से आया, अब वो हम यूआई तक, यूजर तक हम कैसे उसको लेके जा रहे हैं डाटा को, वो होता है हमारा आर्किटेक्चर पैटर्न। सपोज एक इमेजिन करो कि एक कोड है, हमें पता, बड़ा सा प्रोजेक्ट है, हमें पता नहीं कि हमारा डाटा कहाँ से आ रहा है, हमें आइडिया ही नहीं है। हम उस पर टेस्टिंग करने बैठेंगे, हमें पता नहीं चलना, हमें पता नहीं होगा हमारा फंक्शन ये वाला कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा। अगर सपोज आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम करने गए हो, वहाँ पे कोई ऐसे आर्किटेक्चर नहीं यूज करा गया, सिंपल एक डाटा लिया, उसको हमने यूआई में दिखा दिया, कुछ नहीं है लॉजिक उसके अंदर कि कैसे फ्लो जा रहा है इसका, तो दिक्कत आनी है। तो इट इज बेटर कि आप गुड आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न को आप फॉलो करो स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आपने एंड्रॉइड के थोड़े बेसिक्स आपने सीख लिए हैं, तो आप स्टार्ट कर दो डिजाइन पैटर्न के साथ काम करने पे। वो एक डिमांड में भी है, कंपनियां पूछती भी है, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पूछेंगे कि आपने कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहा है। तो आर्किटेक्चर हमारे काफी है, लाइक हमारा एमवीआई है, एमवीसी है, एमवीवीएम है, क्लीन आर्किटेक्चर है, काफी है। मेन पॉपुलरली अब मैं तो पर्सनली एमवीएम यूज करता हूँ या क्लीन आर्किटेक्चर यूज कर सकता हूँ करता हूँ। आप एमवीआई यूज कर सकते हो। तो एमवीवीएम हमारा होता क्या है, एमवीवीएम की फुल फॉर्म क्या है, मॉडल व्यू मॉडल व्यू। मॉडल क्या होता है, जहाँ पे हमारा डाटा होता है, व्यू मॉडल में हमारा बिजनेस लॉजिक होता है, व्यू में हमारा यूआई होता है, लाइक यूजर को क्या दिख रहा है। मॉडल में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, डाटाबेस जो है हमारा लोकल स्टोरेज, यहाँ पे हमारी कैशिंग होती है, हमारा कुछ भी लोकली स्टोरेज हमारे फोन में होता है, वो हो गया। क्या हमारा एक एपीआई से आया, बैकएंड से हमारा आया, वो है, हमने उसको भेजा रिपोजिटरी के अंदर, वहाँ पे वो स्टोर हो गई।
डाटा। अब वो डाटा जाएगा व्यू मॉडल के अंदर। व्यू मॉडल के अंदर क्यों जा रहा है, उसके लाइफ साइकिल एक्टिविटी के बेनिफिट्स भी होते हैं, और भी अदर वेरियस रीजन होते हैं, वो भी आगे शिवांग बता देगा। वहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक भी होता है कि हमारा डाटा आया, हमने उसको कैसे फिल्टर करा, हमें क्या यूजर को दिखाना है डाटा, वो हमारा होता है व्यू मॉडल के अंदर। व्यू मॉडल से हमारा डाटा जाएगा यूजर के पास, यूजर को व्यू में, जो हमें यूजर को दिखाएंगे, जो होता है हमारा एमवीवीएम आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंड्रॉइड कंपोनेंट्स, जो शिवांग का बताएगा। Hello, I hope I am audible. So, साहिल ने आपको काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, लाइक काफ़ी अच्छे से एंड्रॉयड के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एंड्रॉयड ऐप कंपोनेंट्स. सो अगर हम अगर हम एप्लीकेशन को किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन में क्या दिखता है? एक स्क्रीन दिखती है, राइट? एंड लेट्स से हमें एक स्क्रीन दिखी और उस पर हमें कोई मैसेज आ गया, टॉप पॉपअप मैसेज हो गया, ठीक है. सो दीज ऑल मिक्स होके हमें हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, जिससे हमारा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन कर सकता है, रन कर पाता है. ओके. सो हम एंड दैट इज कॉल्ड एंड्रॉयड ऐप कंपोनेंट्स. सो which consists of four parts, namely activities, services, and broadcast receiver and content provider. So एक्टिविटीज क्या होती हैं? एक्टिविटीज होती है कि जैसे आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया फर्स्ट टाइम, और आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? एक स्क्रीन दिखेगी. तो दैट इंस्टेंट आपको एक दैट मोमेंट आपको एक स्क्रीन दिखी, वो स्क्रीन को हम एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है. आप किसी और एक्टिविटी पे पेज पे गए, ठीक है, वो अलग एक्टिविटी है, ठीक है. तो हर एक सिंगल स्क्रीन जो आपको एप्लीकेशन, एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन में दिख रही है, वो हम उसको हम एक्टिविटी से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज. सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं जो भी हमारी बैकग्राउंड टास्क रन कर रहा है, ठीक है. लेट्स से हमारा कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है, हमने कोई क्रोम से डाउनलोड किया या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से हमने कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमारा ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है कि या ये फाइल डाउनलोड हो रही है. तो ये प्रोसेस जो बैकग्राउंड में परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो हैंडल एक ऐप कंपोनेंट करता है, जिसको हम सर्विसेज कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर. ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है कि लेट्स से आपको एक मैसेज आया, ठीक है, आप मेन स्क्रीन पे हैं, आप लेट्स से आपका चैट एप्लीकेशन है, आपका व्हाट्सएप है, आपने ओपन किया एंड आपको ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है. तो ये जो नोटिफिकेशन हैंडल हो रही है, ठीक है, ये हैंडल जो हो रही है वो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स करते हैं. ये और ये बैकग्राउंड में हो रही है, ठीक है. लाइक जो डेटा है वो कहीं से भी आ सकता है, आपका लाइक रूम डेटाबेस से आ सकता है, या फिर आपका एपीआई या फिर बैकएंड से आ सकता है. तो ये कुछ नोटिफिकेशन टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, और अलार्म से जो हमारा मैसेज आते हैं कि आपका अलार्म एक्टिवेट हो गया है, ये सारे जो काम है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैंडल करता है. फोर्थ चीज हमारा कंटेंट प्रोवाइडर. कंटेंट प्रोवाइडर क्या होते हैं कि ये इनबिल्ट जो एंड्रॉयड की इनबिल्ट एप्लीकेशंस होती है, उनमें जो डेटा होता है वो हम किस वे में दूसरे एप्लीकेशंस, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से जो डाउनलोड होते हैं उसमें यूटिलाइज कर सके, एंड अपने एप्स की बेटर परफॉर्मेंस और उसमें यूटिलाइज कर सके, ताकि जो हमारा एप्लीकेशन है वो काफी प्रोडक्टिव बने, ठीक है. वन एग्जांपल आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट आपने कोई चैट एप्लीकेशन बनाया, ठीक है. अब आपको उसमें आपको शो करना है कि अ, आपको दिखाना है कि मेरे कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि व्हाट्सएप या फिर मेरे चैट एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड है, ठीक है. तो आप कंटेंट प्रोवाइडर की हेल्प से आप एक्सेस करोगे, आप डेटा रिट्रीव करोगे जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, देन आप उसको यूआई में शो कर सकते हो. सो ये फोर हमारे बेसिक ऐप कंपोनेंट्स हैं, जिससे हमारा पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इजीली वर्क कर सकता है, और काफी प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस इससे हम बना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें लाइक ऑल ऑफ दी फोर्स आर नेसेसरी, ठीक है. हम एक लाइक सिंगल एक्टिविटीज यूज करके भी एप्लीकेशन, गुड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बट जब हम अगर चारों का कॉम्बिनेशन यूज करें, इनफैक्ट नॉट फोर, इवन थ्री, फर्स्ट थ्री उनको भी यूज करें, तो हमारा प्रोडक्ट काफी ऑप्टिमाइज्ड एंड प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस बन सकती हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
क्या लाइफ साइकिल। सो किसी भी एप्लीकेशन में लाइफ साइकिल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, लेट्स से आपको कोई आपने एक अलार्म एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, एंड उसमें आपने एक इमेज अपलोड कर रखी है। ठीक है, कि जब मैं लाइक अगर आपने कस्टम अलार्म बनाया है, आपने इमेज अपलोड करा उसमें, तो जब आपका ऑन पॉज कॉल होगा, ऑन पॉज एक फीचर ऑफ एक स्टेट होता है एंड लाइफ साइकिल्स में एंड्रॉइड के, जब आपने वो जब वो कॉल होगा फंक्शन, तो आपका इमेज जो है, जो डेटा से आ रहा है या फिर सर्वर से आ रहा है, वो वहां पे लोड होगा। बट हम सिस्टम रिसोर्सेज ज्यादा यूज ना करें ताकि हमारा ऐप प्रोडक्टिव बने, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑन स्टॉप जब कॉल होगा हमारा एप्लीकेशन जो स्टेट है, तब हम उसको अनरजिस्टर कर देंगे कि ठीक है, आप जब हमारा एप्लीकेशन ओपन है तभी आप इस चीज को यूज करें, वरना आप ना करें। तो जो लाइफ साइकिल स्टेट्स हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड्रॉइड में। सो बेसिकली 4 स्टेट्स होती हैं: एक्टिव, रनिंग, एंड सेकेंड इज पॉज्ड, थर्ड इज स्टॉप्ड, एंड फोर्थ इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन करा और आपको स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, तो वो पार्ट आता है आपका एक्टिव स्लैश रनिंग पार्ट में। यस, आई कैन सी द एप्लीकेशन और मुझे इजिली ऐप ये रन हो रहा है। ठीक है, अब ऑन पॉज कब, जब हमारा सेकंड स्टेट है पॉज्ड वाला, ये कब कॉल होगा, जब लेट्स से आपका मेन स्क्रीन ओपन है, आपको स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, ये नहीं कि आपकी स्क्रीन चली गई है, आपकी स्क्रीन विजिबल है आपको, बट आपको कोई नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, या फिर आपको कोई कॉल आ गया, जैसे आपको कॉल रिसीव होता है, ठीक है, तो आप उस टाइम पर आपकी एक्टिविटी जो है, आपका जो एप्लीकेशन है, वो पॉज हो जाएगा। ठीक है, ताकि हम सिस्टम रिसोर्सेज को कम से कम यूज कर सकें। ठीक है, तो ये पॉज पार्ट में आता है। अगला है स्टॉप्ड। स्टॉप्ड कब होगा, जब आपने होम बटन प्रेस कर दिया, और इनफैक्ट फर्स्ट पॉइंट आपने ऑन बटन और आपने होम बटन प्रेस कर दिया, सेकंड क्या है कि आप दूसरे एक्टिविटी पे शिफ्ट हो गए या फिर आप दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, आपका एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, आपने एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट हुआ, तो उस टाइम पर आपका स्टॉप वाला फंक्शन कॉल होगा, एंड आपका जो स्टेट है लाइफ साइकिल एंड्रॉइड का, वो स्टॉप हो जाएगा। बट वो अभी सिस्टम रिसोर्सेज में है, बट अभी कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, जो जो हमारा फोर्थ स्टेज होता है टेस्ट्रॉइड वाला, उसमें क्या होता है कि आपने एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया। ठीक है, आपने रिमूव इन द सेंस, आपने जो भी आपकी रिसेंट एप्लीकेशन आपको शो होते हैं, आपने उसमें से आपने उसमें से उसको क्लियर कर दिया, तो ये पार्ट डिस्ट्रॉय में आता है। लाइक ऐप इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब उसमें कोई भी बैकग्राउंड टास्क कोई रन नहीं कर रहा है अनटिल एंड अनलेस आपने सर्विसेज, जो कि हमने ऐप कंपोनेंट में पढ़ा, आपने वो यूज ना करा हो। ठीक है, बैकग्राउंड सर्विस के लिए। तो ये पार्ट आता है लाइफ साइकिल में। ऑल्सो जो लाइफ साइकिल है वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज है: एक्टिविटी लाइफ साइकिल, फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल एंड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। एक्टिविटी लाइफ साइकिल मैंने आपको जो भी इंट्रोड्यूस करा, जो आपको सिंगल स्क्रीन दिखती है एप्लीकेशन में, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करे, तो वो एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर आता है। उसमें सारे फंक्शंस होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर ऑपरेट करते हैं एंड कॉल होते हैं। फ्रेगमेंट एक सब एक्टिविटी है, वी कैन से एज अ सब एक्टिविटी, जो कि लाइट वेट होता है, इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रेगमेंट यूज करते हैं। सो इसीलिए हम एक फ्रेगमेंट का अलग लाइफ साइकिल होता है। वो भी लाइक अलग लाइफ साइकिल का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर कुछ अलग अलग फंक्शन होंगे। जितने भी ये तीनों हमने मेंशन करे, एक्टिविटी, फ्रेगमेंट और एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, वो तीनों की तीनों इन 4 बेसिक स्टेट्स से पास होते हैं: एक्टिव, पॉज्ड, स्टॉप्ड एंड डिस्ट्रॉयड। सो ये हमारा लाइफ साइकिल्स इन एंड्रॉइड इन द सेंस इस ये कवर कर लेते हैं, ताकि पूरा हमारा प्रोडक्टिव एक एप्लीकेशन बन सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोरोटीन्स के बारे में। तो साहिल ने भी आपको बताया कि कोरोटीन्स हम क्यों यूज करें एंड हम क्यों इम्पोर्टेंट है हमें हमारे डेली लाइफ में, और हमारा किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोरोटीन्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सो कोरोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट है, लेट्स से आपके पास कोई सर्वर से डेटा आया, इनफैक्ट, या फिर रूम डेटाबेस से आपके सर्वर डेटा आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको चेक करेंगे कि ये जो टास्क है,
क्या हम इसको मेन थ्रेड में यूज कर सकते हैं क्या? क्यों कर सकते हैं मेन थ्रेड में हम? ठीक है, इसका एक रीजन ये है कि हम मेन थ्रेड में तभी यूज कर सकते हैं जब वो यूआई से रिलेटेड हो। ठीक है, डेटा हमारे पास कोई आ रहा है तो ये मतलब नहीं है कि वो डायरेक्टली हम यूआई से रिलेट कर देंगे। ठीक है, डेटा हमारे पास आ रहा है, हम उसको प्रोसेस करेंगे कि ठीक है हमारे पास डेटा है, हम प्रोसेस करें उसको। हमें एक उसको प्रोसेस के थ्रू हम उसको लेके जाएंगे कि हाँ हमें इस स्टेप पे जाना है, स्टेप पे जाना है, स्टेप पे जाना है, एंड देन हमें यूआई में चेंजेस रिफ्लेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास हम कोरोटीन्स का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन को बताते हैं, फिर हमने एंड्रॉयड को बताते हैं कि सी हमें इस थ्रेड पे ये एप्लीकेशन या फिर ये टास्क हमें रन कराना है। ठीक है, एंड बेसिकली हमें कोरोटीन्स की यूज करते हैं ताकि हमारे पास करेंटली हमारे पास दो सिचुएशन है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस क्या होती है कि हर स्टेप जो है वो, हर जो हमारा टास्क है वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने ए टास्क परफॉर्म किया, बी टास्क परफॉर्म किया, देन सी करा, तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमने ए करा तो फिर बी पे आ गए डायरेक्टली, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे ए, बी और सी और जितने भी हमारे पास टास्क अवेलेबल हैं वो सारे पैरेलल में चलेंगे। अर्लियर क्या था, वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे थे, बट हमारा जो काम है, टास्क जो है, वो हम पैरेलल में चलाएंगे। इससे क्या होगा कि हमें लेट से डेटा, हमें सर्वर से डेटा आया। ठीक है, अब हमें तीन जगह पे उसको रिफ्लेक्ट कराना है, यूआई में चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने। ठीक है, अगर हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा, जिससे हमारा जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना, राइट? हमें अगर, तो हमें अपने एप्स को प्रोडक्टिव बनाना है ताकि वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो और काफी लाइक प्रोडक्टिव रहे। ठीक है, तो इसलिए हम कोरोटीन्स यूज कर सकते हैं, एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के थ्रू से वो क्या करतेगा, वो पैरेलल में सारे टास्क को रन करेगा इजिली। ठीक है, सो एंड लाइक अगर थ्रेड की बात करें तो हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स थ्रेड है मेनली, जो हम कोरोटीन्स में यूज करते हैं। मेन थ्रेड, जिसको हम यूआई थ्रेड भी बोलते हैं। सेकेंडली हमारा आईओ थ्रेड है, जो कि हम बैकग्राउंड टास्क के लिए यूज करते हैं। थर्ड इज डिफॉल्ट। मेन थ्रेड मैंने बताया आपको कि जो भी हमें यूआई में चेंजेस करने हैं। ठीक है, मुझे लेट्स से किसी का टेक्स्ट नेम चेंज करना है जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर कोई एक लिस्ट है उसमें कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने हैं, तो ये सब यूआई से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हम मेन थ्रेड पे यूज करते हैं। आईओ थ्रेड जो बैकग्राउंड थ्रेड है, हमें डेटा, हमारा डेटाबेस से सर्वर आया, कोई भी डेटाबेस हो सकता है, हमारे पास डेटा आया, हमने उसको, हम उसको जब एक्सेस कर रहे हैं तब हमें कोरोटीन्स यूज करके बैकग्राउंड थ्रेड में यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम मेन थ्रेड पे यूज नहीं कर सकते उसको, राइट? क्योंकि वो यूजर एक्सपीरियंस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, जो थर्ड होता है हमारा, वो होता है डिफॉल्ट थ्रेड। ठीक है, जो दो थ्रेड तो मैंने आपको बता दिया, थर्ड जो होता है डिफॉल्ट थ्रेड बोलते हैं उसको। वो कब काम आता है, वो होता है हमारा सीपीयू इंटेंसिव वर्क। लाइक जैसे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं, फिर लेट्स से कुछ स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशंस है। ठीक है, सीपीयू इंटेंसिव जो भी वर्क होगा, जो प्रोसेसर हैंडल करेगा, वो सारा काम हम डिफॉल्ट थ्रेड में हैंडल करवा देते हैं। तो बेसिकली ये थ्री मेन थ्रेड्स यूटिलाइज होते हैं कोरोटीन्स में। सो नेक्स्ट स्लाइड जो है, या रूम डेटाबेस। सो अब आपने देखा होगा कि काफी एप्लीकेशन जिसमें हम लॉगिन नहीं करते हैं। ठीक है, लेट्स से आपका कोई कस्टम नोट्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, या फिर कोई आपका कैलेंडर का एप्लीकेशन है। ठीक है, आप उसमें डेटा स्टोर तो कर रहे हैं, ठीक है, बट आप उसमें उसको किसी डेटा पे किसी सर्वर पे आप डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कि आप, मैंने कल को अपना कुछ एक इवेंट मैंने कैलेंडर में स्टोर करा दिया, और फिर मैंने जब ऐप को री इंस्टॉल किया कि मुझे डेटा मिल जाएगा मेरा कि हाँ मैंने इस इवेंट को करा था, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और जब आपको डेली, लाइक डेली लाइफ के लिए कुछ इवेंट्स ऐड करने हैं, या फिर आपको कोई नोट्स ऐड करना है, तब हम रूम डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि रूम डेटाबेस क्या करता है, तो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप इस हमारा रूम डेटाबेस यूज करो एंड्रॉइड का, ताकि आप जो भी आपका डेटा है वो हम स्टोर करेंगे डिवाइस के लोकल स्टोरेज में। आपको किसी सर्वर या कहीं पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लॉग इन करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी यूज रूम डेटाबेस। अब
इसके इम्प्लीमेंटेशन पे देखिए तो लाइक 5 to 6 स्टेप्स हैं एंड लाइक उसको अभी आज बेसिक्स ही बताऊंगा, लाइक डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज काफी मेसी हो जाएगा। सो पहला है डेटाबेस बिल्डर। हम डेटाबेस बिल्डर से क्या मतलब है कि हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस, हमें एक रूम डेटाबेस अगर स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम उसमें एंटिटीज बनाएंगे। एंटिटी इन द सेंस, एंटिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, हमें क्या स्टोर करवाना है। हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया बट हमें अब स्टोर क्या करवाना है। तो जैसे नोट्स है तो नोट्स में हमें स्टोर कराना है, नोट स्टोर कराना है। हमने कब उसको क्रिएट करा, क्रिएटेड एट, हमने कब उसे मॉडिफाई किया, वो सारी ये सब डिटेल्स जो है वो हम एंटिटीज में स्टोर कराते हैं। फिर हम एक डाओ बनाते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, जिससे हम जो हमने एंटिटीज बनाई हैं और डेटाबेस, जो हमने डेटाबेस में एंटिटीज को स्टोर कराया है उनको हम एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं, इसमें हमें क्वेरीज लिखनी पड़ती है बेसिक और या फिर इंटरमीडिएट लेवल की, जिससे हम इजिली डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगला एक पॉइंट आता है रिपोजिटरी का। रिपोजिटरी क्या करता है कि हम एक हम इसको ब्रिज मान सकते हैं व्यू मॉडल और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। रिपोजिटरी क्या करता है कि जो फंक्शंस हमारे क्वेरीज के साथ जो फंक्शंस बन चुके हैं डाओ के अंदर, उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, रिपोजिटरी के थ्रू। तो रिपोजिटरी क्या करती है, हम हमारी रिपोजिटरी एक सस्पेंड फंक्शन बनाती है। ठीक है, सस्पेंड फंक्शन क्या होता है, अभी हमने कोरोटीन्स पढ़े। ठीक है, कोरोटीन्स में हमने क्या पढ़ा कि जो भी बैकग्राउंड टास्क होता है वो हमें बैकग्राउंड थ्रेड में करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, चाहे सर्वर से हो या फिर ये हमारा रूम डेटाबेस से हो, हमें उसे बैकग्राउंड थ्रेड में ही ऑपरेट करना होता है। ठीक है, तो रिपोजिटरीज में हम सस्पेंड फंक्शन का यूज करते हैं। सस्पेंड फंक्शन हमें बोलता है कि आप ये जो फंक्शन यूज कर रहे हो सस्पेंड फंक्शन है और इसे आप कोरोटीन्स की हेल्प से बैकग्राउंड में रन कर सकते हो। तो इन दिस वे हमारा जो भी फंक्शंस था, जो हम एक्सेस कर रहे हैं, जो हमने स्टोर करा है डेटाबेस में, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं रेपोजिटरी के थ्रू। अब व्यू मॉडल, व्यू मॉडल क्या करता है कि जो भी आपको व्यू मॉडल एक इसे भी एक ब्रिज की तरह थिंक लाइक इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रिज है ये यूआई और व्यू मॉडल के बीच में, तो डेटा के बीच में। ठीक है, तो व्यू मॉडल क्या करेगा, आपके चेंजेस को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमने कुछ चेंजेस करे एप्लीकेशन में तो हमारे पास कुछ डेटा आया और वो 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद एप्लीकेशन पे शो हो रहा है, या फिर जब हमने एप्लीकेशन रीस्टार्ट किया तब हमें शो हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी डेटा आया उसको हम इंस्टेंट चेंजेस रिफ्लेक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो वो काम व्यू मॉडल करता है विद द हेल्प ऑफ लाइव डेटा। तो लाइव डेटा इजिली इंस्टेंट ऑब्जर्वेशन करता है एंड इट डायरेक्टली सेंड्स दैट डेटा टू द यूआई। ठीक है, तो यूआई हमें इंस्टेंट चेंजेस वहां पे शो कर देता है। तो दिस इज लाइक ओवरऑल प्रॉपर फ्लो ऑफ रूम डेटाबेस कि आपको कैसे चीजें परफॉर्म करनी है, कैसे एंटिटी बनानी है, डाओ बनाना है, रिपोजिटरी व्यू मॉडल, एंड देन उसको रिफ्लेक्ट करना यूआई चेंजेस में। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फायरबेस। फायरबेस एक लाइक एंड्रॉयड का प्रोवाइडेड बाय गूगल काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर डेटा स्टोरेज। काफी अदर लाइक काफी अलग अलग हैं, जैसे हमारे पास मोंगो डीबी है और AWS है, AWS सर्विसेज हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास डेटा स्टोरेज के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट फायरबेस जो है वो गूगल का प्रोवाइडेड है। सो फायरबेस क्या करता है कि हमें एक बहुत सारे फंक्शंस एंड टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एक इंडस्ट्रियल लेवल पे हम उसको रिलीज कर सके, प्रोडक्शन लेवल पे रिलीज कर सके। और हम लाइक काफी एप्लीकेशन है आजकल प्ले स्टोर पे जो कि सोनली फायरबेस पे ही बिल्ट है एंड दे लाइक रन वेरी वेल एंड स्मूथली। ठीक है, सो काफी फंक्शंस प्रोवाइड करता है फायरबेस, जैसे कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन विद विच लाइक फायरबेस ऑथेंटिकेशन विद विच वी कैन ऑथराइज द यूजर टू लॉग इन। ठीक है, एंड लॉग इन के लिए काफी ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, जैसे गूगल साइन इन कर सकते हैं हम, खाली ईमेल साइन इन कर सकते हैं, एंड फोन नंबर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, एंड गूगल प्ले गेम्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, गिटहब के थ्रू भी हम लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, काफी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड टॉकिंग अबाउट स्टोरेज, हमारे पास दो ऑप्शन है, रियल टाइम डेटाबेस एंड फायर स्टोर।
रियल टाइम डेटाबेस एंड फायरस्टोर में अगर आप डिफरेंसेस देखने जाए डॉक्स पे, एंड्रॉइड की डॉक्स पे काफी बहुत सारे 10 to 15 डिफरेंसेस है। बट मेनली क्या है कि जो रियल टाइम डेटाबेस तो है वो काफी एफिशिएंट रहता है, एंड क्योंकि हम इसमें कुछ लाइक क्वेरीज वगैरह नहीं लिखनी पड़ती हैं। पर जो क्लाउड फायरस्टोर है उसमें लाइक लिटिल बिट क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं। So in this way, real-time database is quite efficient and it is a NoSQL database. हमें कोई like query वगैरह नहीं लिखनी पड़ती है। तो अगर हम और सर्विसेज की बात करें अपार्ट फ्रॉम दीज, हमारे पास है पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हम एक चैट एप्लीकेशन बना रही हैं तो हम मैसेजिंग सर्विसेज का एप्लीकेशन मैसेजिंग सर्विस का यूज कर सकते हैं जो फायरबेस खुद प्रोवाइड करता है। एंड उसमें हम पुश नोटिफिकेशन लाइक किसी ने मुझे मैसेज किया तो हमने नोटिफिकेशन शो कर दिया। तो ये सब सारे फंक्शंस फायरबेस के इनबिल्ट होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स इट फॉर अ वेरी प्रोडक्टिव एप्लीकेशन। सो और वन मोर थिंग, देयर इज अ function named as dynamic links which is also very beneficial like in referral। अगर हम कोई रेफरल किसी को दे रहे हैं तो उसमें हम अपना लिंक्स जो है उसमें पैरामीटर पास करेंगे, एंड उस पैरामीटर जब लिंक क्रिएट हो जाएगा हम दूसरे यूजर को वो लिंक शेयर करेंगे, देन ही कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर और द ऐप मार्केट, एंड देन ही कैन गेट दैट parameter like coupon code or any like money or kind of thing. So this is all about Firebase and its services. Yeah. So we have talked about Android today, and later on we will talk about like the other presenters will talk about the Flutter. So I will end the Android part by sharing with you the resources which I like truly follow, and most of the Android developers follow these resources. So mostly, like you can see, like there are YouTube channels like Philip Lackner, Fox Android Coding Stuff, and Steph Zan and Simplified Coding. So these are like the best ones. Like I've like gone through many of them, but these are the best of the YouTube channels which I truly recommend. And yeah, of course, Android official documentation of Google. So yeah, so that's all. And talking about learning Android, like it's very easy. Like anyone can do it, right? So what are the steps? What are the best approaches that we need to follow? Is we should start from uh, like learning basics, like let's say layouts and XML layouts and uh, how Kotlin works, and creating simple applications like moving from one activity to another activity, like sharing intent, like sharing value from like sharing links from one application to another application. These are basic applications that we should start with, and then next step we should learn about APIs and libraries, third-party libraries, which are available on GitHub and which are like very beneficial in making a productive application. And the last and most important point is project-based learning. You cannot just watch videos and learn, right? Uh, no one can do that, right? We need to perform something, and we need to like we need to have some project-based learning, right? We need to write some code, and then we will be able to memorize that things, and we will be able to understand more clearly like which way to go and which platform we need to follow. So this is all about project based learning. Yeah, that's all about Android part. Thank you. So yeah, hello everyone. So now we are moving on to cross-platform development. So आपने जैसे लाइक पढ़ा कि अभी लाइक समझा कि नेटिव डेवलपमेंट कैसे वर्क करती है, लाइक कि नेटिव में लाइक हम स्पेसिफिकली ऐप डेवलप कर रहे हैं iOS के लिए या फिर एंड्रॉयड के लिए, बट इन क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट वी आर डेवलपिंग एन ऐप
for all platforms. Like for it is going to work in iOS, Android, web and desktop. सारे प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करने वाले एप्लीकेशन के वर्क करेंगे. तो स्पेसिफिकली हम क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में आज फ्लटर के लिए बात करेंगे. अच्छा, फ्लटर की क्यों बात करेंगे? और कोई लाइक डेवलपमेंट के लिए एसडीकेस नहीं है क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए. लाइक यार है वो, बट फ्लटर का एक स्पेशल केस है कि लाइक वो अभी उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और उसका जो रीज़न है वो आज हम जानेंगे कि लाइक फ्लटर ही क्यों, राइट. सो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट इन जनरल कुछ ऐसी दिखती है कि हम कुछ एंड्रॉइड का कोड ले रहे हैं, कुछ iOS का कोड ले रहे हैं, फिर हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो कुछ ऐसी दिखती है. बट यार ऐसा कुछ है नहीं. लाइक कोड ऐसा दिख सकता है आपको, बट जो हमारा एप्लीकेशन है वो काफ़ी फार बेटर वर्क करती है. लाइक ठीक है. सो नेक्स्ट अप वी टॉकिंग अबाउट फ्लटर. तो फ्लटर यार गूगल ने डेवलप करा है. एक UI टूल किट है और वी कैन से SDK है जो कि नेटिवली कंपाइल करती है एप्लीकेशन को टू डेवलप इन मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप. तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से वर्क कर रहा है एक सिंगल कोड बेस. तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, या फिर कहते हैं एक पॉइंट है इसका फ्लटर का, जो इसको बूम कराता है. इतना फेमस बनी है ये फ्लटर इसी वजह से कि इसका सिंगल कोड बेस है जो अक्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है. सो हर प्लेटफॉर्म वर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि जो लैंग्वेज ये सपोर्ट कर रहा है वो डार्ट है. अब डार्ट एज अ लैंग्वेज क्या है कि ये सपोर्ट बिल्ड जो हुई है, ये 3-4 लैंग्वेजेस का मिक्स बिल्ड हुई है. लाइक जावास्क्रिप्ट एंड स्विफ्ट और सी स्टाइल सिंटेक्स है इसका. तो यार इजी टू अंडरस्टैंड है. कोई भी आके लाइक डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता है फ्लटर से. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रीवियस आपकी कोई हिस्ट्री होनी चाहिए ऐप डेवलपमेंट के साथ. नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है. सीधा आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो. तो यार लाइक डार्ट यही है. आपको एग्जांपल अगर मैं दूं अगर मैं आपको, तो लाइक हम दे सकते हैं. ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी dart.dev. यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऐसी बना रखा है. लाइक आपने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रखी है मैंने. पहले एक वेरिएबल लिस्ट है ये, इसमें हमने ये कुछ एलिमेंट्स फीड करे हुए हैं. फिर यहाँ लूप मैंने एक बना रखा है यहाँ पे. सो यू कैन सी नॉर्मल कोड है, कोई ऐसा कोई इतना कोई कोड नहीं है कि आपको समझ ना आए. यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट. लाइक नॉर्मली हम एक फॉर लूप चला रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स टू द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट एंड वी आर प्रिंटिंग इट, राइट. सो वी गॉट द आइडिया. ओके. तो यार यही है, बहुत इजी है लाइक स्टार्ट करना फ्लटर से. और नेक्स्ट थिंग फ्लटर में यही है कि हम विजेट्स पे वर्क करेंगे. देखो जैसे हम थोड़ा सिमिलैरिटी कैसे है इसकी HTML CSS या फिर वेब डेवलपमेंट से, कि हम लाइक वेब में क्या करते हैं, हम एक डिव डिफाइन करते हैं. बेसिकली एक कंटेनर डिफाइन करते हैं जहाँ पे हम एक जो भी हमें टेक्स्ट हमें शो करना है स्क्रीन पे वो हम डिफाइन कर रहे हैं. वैसे ही फ्लटर में क्या करते हैं, हम एक कंटेनर डिफाइन करते हैं. अब इस कंटेनर में हम सारे एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं कि चाइल्ड है, कंटेनर का चाइल्ड है. चाइल्ड में हमने एक टेक्स्ट डिफाइन करा है जो कि स्क्रीन पे हमें टेक्स्ट दिखाएगा. उसके बाद हमने जो उसकी चाइल्ड की प्रॉपर्टीज हैं वो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कराई है, जो कि स्टाइल है, जहाँ पे हमने टेक्स्ट को स्टाइल दे रहे हैं एज अ नेम सजेस्ट. फिर हम इसमें यहाँ पे जो कंटेनर है उसकी हम विद और हाइट डिफाइन कर रहे हैं अलॉन्ग विद कलर, राइट. तो एज यू कैन सी हम यहाँ पे भी लाइक वेब पे भी हम यही इसी के अलॉन्ग वर्क करते हैं. लाइक हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर रहे हैं, हम विद हाइट डिफाइन कर रहे हैं, फॉन्ट डिफाइन कर रहे हैं. सो यार काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं. ओके. So next part is widgets. तो Flutter is all about widgets, right? As you can see हमने पढ़ा कि UI toolkit है. तो basically UI is the main game of Flutter. तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क करा है. और टाइप्स ऑफ widgets ने डिफाइन करे हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस widgets. अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लाइक स्टेटफुल और स्टेटलेस widgets कैसे वर्क कर रहे हैं. तो लाइक मैंने आपके लिए एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी कर रही है. तो अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं एप्लीकेशन का, तो एज यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल आपको टैब्स दिखेंगे कि एंड्रॉयड है, iOS है, लिनक्स है, मैक OS है, वेब है, विंडोज़ है. तो लाइक हाँ, तो ये एप्लीकेशन जो होगी वो इन सब पे वर्क करेगी. तो आपको ये नहीं करना कि आपको लाइक हर पर्टिकुलर फील्ड में जाके आपको कोड लिखना, नहीं. आपको एक लिव फोल्डर डिफाइन होगा, उसमें आपको जो है अपनी कोड स्टार्ट करना है. अपना UI गेम अपना जो UI पार्ट है वो इसमें आपको बिल्ड करना है. तो जैसे ही हम फ्लटर एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं पहली, तो ये मेन डॉट डार्ट जो है वो प्री बिल्ट आती है, ठीक है. और इसमें कुछ बॉयलर प्लेट कोड होते हैं, वो आप रिमूव कर सकते हैं आप चाहे तो. बट हाँ, तो ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से पूरा स्टार्ट होता है एप्लीकेशन. तो मेन फंक्शन कॉल कर रहा है हमारे एक माई ऐप फंक्शन को, जो हमने यहाँ डिफाइन करा हुआ है. और ये माई ऐप फंक्शन जो है कॉल कर रहा है एक स्टेट 1 फंक्शन को. अब ये स्टेट 1 फंक्शन एक क्लास है जो कि स्टेटफुल क्लास है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 क्लासेस में डिफाइंड है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस. तो हम पहले बात करेंगे स्टेटफुल क्लास की, कि स्टेटफुल क्लास
कैसे डिफर करेगी स्टेटलेस से। तो पहले हम एक एप्लीकेशन मैंने डेवलप करी है, उसे हम रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक अलग ऑप्शन दिया है ना फ्लटर में कि हॉट रिलोड एंड हॉट रिस्टार्ट। अब हॉट रिलोड जो है वो बेसिकली जब हम एक विजेट्स में चेंजेस करते हैं, लाइक ये देखिए आप एक विजेट बिल्ड है, ये फंक्शन जो है एक विजेट टाइप फंक्शन है, तो इसमें जब हम चेंजेस करेंगे उसके लिए हम हॉट रिस्टार्ट करेंगे। हॉट रिस्टार्ट बेसिकली क्या करता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको अलोंग द लाइन दिखा रहा है, लाइक आपको दोबारा से एप्लीकेशन को रन नहीं करना, आपको लाइक सिंगल एक टैप बटन पे टैप करना है और आपको जो चेंजेस यूआई में दिख रहे हैं वो आपको चेंजेस दिख जाएंगे। बट अगर आपको चाहिए कि लाइक हमने कोई फंक्शनैलिटी बिल्ड करी है, जैसे कि एक इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन है, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, लाइक काउंट की वैल्यू अगर मैं माइनस माइनस कर दूँ, राइट, तो इसमें जो चेंजेस होंगे उसके लिए मुझे अब हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं हॉट रिस्टार्ट करूँ तो वो एप्लीकेशन दोबारा से बिल्ड होगी, थोड़ा वेट लगता है इसमें, टाइम लगता है इसमें, बट राइट। कूल। सो या अब देखा कि जैसे वो काउंटर वैल्यू अब वापस 0 आ गई, तो वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। अब हम अगर टैप करें अपने इस बटन पे, तो वी कैन सी कि हमने काउंटर माइनस करा था, तो अब वैल्यू कम होने वाली है। तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, तो -1 शो कर रहा है। देन अगेन हम टैप करें तो -2 शो कर रहा है, -3 शो कर रहा है। तो ये है एक स्टेटफुल विजेट। बेसिकली ये स्टेट चेंज हो रही है, आपने देखा। और वैसे ही यूआई भी हमारा बिल्ड हो रहा है दोबारा। जो हम टेक्स्ट में काउंटर वेरिएबल पास किया था, उसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम जैसे हम बटन पे टैप करते हैं तो चेंज होती है, और वो हमें यहाँ पे शो भी हो रही है। तो ये है स्टेटफुल विजेट। अगर हम यही स्टेटलेस में काम करें, सेम एप्लीकेशन मैंने स्टेटलेस में एक बिल्ड कर रखी है, तो अगर हम उसे ट्राई करें तब क्या होगा, एक सेकंड देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटलेस आ गया है ऐप बार पे। अगर मैं स्टेटलेस में सेम चीज करूँ, लाइक इफ आई टैप ऑन दिस, तो यू विल सी कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लाइक काउंटर 0 ही है, बट कोड से सेम है, बट तभी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा स्टेटलेस विजेट है, तो जिसमें टूल्स हैं जो स्टेट को चेंज करने वाले हैं, वो एक्चुअली इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको कोई स्टैटिक पेजेस बनाने हैं, लाइक आपको एपीआई से डेटा फेच करके आपको उसे शो करना है, तो लाइक आप उसके लिए स्टेटलेस क्लास यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई डेटा में चेंजेस करने हैं, लाइक आपको यू वांट कि यूआई चेंजेस मुझे दिखे कि जब मैं एप्लीकेशन बिल्ड करूँ या मैं कहीं पे बटन पे टैप करूँ तो मुझे चेंजेस शो हो, तो उसके लिए आपको स्टेटफुल क्लास का यूज करना होगा। जैसे कि आपने देखा कि इंक्रीमेंट काउंटर में स्टेटफुल क्लास के अंदर एक हमने पैरामीटर पास करा है जो कि है सेट स्टेट। तो सेट स्टेट क्या करता है कि जो स्टेट है इस काउंटर की उसको सेट करेगा ईच टाइम जब हम टैप करेंगे किसी भी चीज किसी भी काउंटर पे। देखिए जैसे इस बटन में हमने वैल्यू पास करी है इंक्रीमेंट काउंटर, तो इंक्रीमेंट काउंटर कहाँ डिफाइंड है हमारा, अगर हम देखें तो ये देखिए ये इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन डिफाइन कर देखा है। तो जैसी वैल्यू चेंज होगी इस वैल्यू को कॉन्फ़िगर करेगा ऑन प्रेस पे, और हमें जो है चेंजेस दिख जाएंगे। बट यही चीज स्टेटलेस क्लास में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन है, उसमें काउंटर वेरिएबल पास है, बट एक सेट स्टेट पास नहीं है जो कि स्टेट को चेंज करवा रहा है। तो वो ये लैग करता है बेसिकली, इसलिए हम स्टेटलेस क्लास यूज करते हैं। उसका अपना यूज केस है और स्टेटफुल क्लास का अपना यूज केस है। तो या ये एक ओवरव्यू था स्टेटफुल और स्टेटलेस क्लास का और विजेट्स का, राइट। So next up we have state management. So from here Sarthak will explain. हेलो हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही होगी? आ रही है तो रिस्पॉन्ड कर दो यार, बता दो। आ रही है, गुड है गुड है। अच्छा तो कैसा रहा भाई, उदित ने काफ़ी कुछ बताया फ्लटर के बारे में, मज़ा आया। स्टेटलेस स्टेटफुल को हम थोड़ा सा आगे और खींचेंगे। देखो यार, थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि जब स्टेटफुल चीज़ बन गई है, स्टेटफुल का मतलब क्या है कि भाई जो तुम्हारी स्टेट है वो रियल टाइम में चेंज हो जाए बटन दबाते ही, ठीक है। और स्टेटलेस में तो सब कुछ स्टैटिक रहने वाला है, तो फिर तो स्टेटलेस का काम ही खत्म हो गया यार, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जगहों पे तो स्टेटफुल ही चीज़ें चलती हैं। कोई सा भी ऐप की स्क्रीन उठा के देख लो, कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी तो हर चीज़ स्टेटफुल ही करेंगे, लेकिन स्टेटफुल करने में एक दिक्कत है यार, ठीक है। स्टेटफुल करने में क्या दिक्कत है, स्टेटफुल अब तुम खुद ही समझो कि स्टेटफुल से तुम्हारी ऐप स्लो पड़ जा रही है, एक तरीके से कहें, ठीक है। तो जितनी कम स्टेटफुल स्क्रीन रहे उतना अच्छा है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता,
तो एक समझो ऐसे तरीका होता है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं, छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम है भी नहीं ज़्यादा। हो रही होगी स्क्रीन शेयर? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हाँ, तो देखो अब जो स्टेटफुल विजेट बन गई है यार, इससे दिक्कत क्या होगी कि जब तुम भी, जैसे ही मैं ये बटन दबाता हूँ, ठीक है, स्टेटफुल क्या करता है, ये पूरी स्क्रीन दोबारा बनाता है, पूरी की पूरी स्क्रीन। ये फ्लटर डेमो होम पेज दोबारा लिखेगा, ये जो तुम्हारा टॉप में ऐप बार आ रहा दिख रही होगी ना स्क्रीन, दिख रही है तो एक बार हाँ बोल दो यार, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ। विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है स्क्रीन। एक सेकेंड, हो रही है? हुई क्या विजिबल? नहीं यार सार्थक। चलो यार, लगता है दिक्कत ही होगी, कुछ इशू आ रहा है, कोशिश तो कर रहा हूँ। कोई नहीं, तू बोल दे, मैं शेयर कर रहा हूँ PPT। हाँ चल कोई नहीं यार, तू कर दे, कोड बेस खोल दे एक बार, दिक्कत खत्म हो जाएगी। कोड बेस। हाँ, स्टेटफुल वाली खोल दे अभी जो खोली थी भाई, ठीक, स्क्रीन शेयर। एक विजिबल है। यार विजिबल तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही विजिबल, ये देख एक बार। नहीं हो रही, नहीं हो रही। नहीं हो रहा क्या शेयर? छोड़े रहने दे, वैसे बता देता हूँ, हाँ बता दे वैसे तो। पीपीटी भी नहीं आ पाएगी वैसे, फिर स्क्रीन शेयर कर दो यार, कोई कर सकता है तो, क्योंकि पीपीटी तो दिखानी पड़ेगी। स्क्रीन हो तो गया। पीपीटी हाँ दिख रही है साहिल। हाँ दिख रही है। मैं भी कह रहा हूँ सार्थक का कोई इशू है किस। कुछ होगा यार फिर, साथ साथ चल रही है पीपीटी साथ साथ। मेरे को नहीं दिख रही है यार। ठीक है मैं बता देता हूँ, खैर स्टेटफुल स्टेटलेस में क्या डिफरेंस। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ, स्टेट मैनेजमेंट में क्या सीन होता है यार, जैसे हर स्क्रीन तुम स्टेटफुल नहीं बना सकते। अभी ऐसी दिक्कत क्यों है, क्योंकि एक तो स्लो पड़ जाएगा, हर एक स्क्रीन में जो भी तुम्हारी चीज दिख रही है ना स्क्रीन पे, वो दोबारा दोबारा बनती है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो चीज हमें दोबारा से रीबिल्ड करनी ही है, मतलब अगर तुम्हारे कंटेनर का कलर ग्रीन है, उसे रेड करना ही है, तो हम सिर्फ उस कंटेनर को बनाए, बजाय कि पूरी स्क्रीन दोबारा से बनाए। ठीक है, स्टेटफुल विजेट में यही दिक्कत आई थी जब हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए एक टॉपिक निकल के आया, स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या करता है, हम पर्टिकुलरली एक क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर से कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, उससे क्या इशू निकल के सॉल्व हुआ कि जो चीज़ हमें अपडेट करनी है हम बस उसी को अपडेट करते हैं। इससे क्या होता है, आप तो एक तो सारा काम स्टेटलेस में कर सकते हो, स्टेटलेस रहेगी तो ऐप वैसे तेज रहने वाली है। ठीक है, कंटेनर कलर चेंज करना है ना यार बस, ठीक है, कंटेनर का कलर ही चेंज होगा, वो पूरी स्क्रीन दोबारा से रीबिल्ड नहीं होगी। तो स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पे काम आता है। और स्टेट मैनेजमेंट की बात ये रही तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग आप गेटेक्स से करो। ठीक है, बिगनर फ्रेंडली है, और इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अगर अगर जब हायरिंग भी कर रहे हैं तो वो आपके गेटेक्स पे ही काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद आप एडवांस करते हो तो आप जाके रिवर पॉड है, जो भी थोड़ा मार्केट में नया आया है, ब्लॉक है, ये सब आपको मिल जाएंगे। pub.dev करके एक साइट है, वहाँ पे डार्ट के सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े, हम देखें कि मेरे को स्लाइड तो नहीं दिख रही है, एक सेकेंड, ये आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है।
पार्ट 3 स्टार्ट होती है। हाँ, स्टेट मैनेजमेंट का पार्ट हमारा हो गया है, क्योंकि दिखा नहीं पा रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। अब हम आते हैं कि व्हाई शुड आई केयर अबाउट फ्लटर। भाई फ्लटर ही क्यों चूज करनी है? देखो यार, सबसे पहले तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ठीक है। गूगल बैक किससे कर रखा है? गूगल ने कर रखा है, बात ही खत्म हो गई। डार्ट को और फ्लटर को दोनों को गूगल ने बैक कर रखा है, ठीक है। ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स है तो ऑब्वियसली ओपन सोर्स की डेवलपमेंट और ओपन सोर्स की कम्युनिटी हमेशा फास्ट ग्रो करेगी। ऐसा नहीं है रिएक्ट नेटिव ओपन सोर्स नहीं है, ओपन सोर्स है, लेकिन फ्लटर आप जानते हो क्योंकि यार क्लोज टू नेटिव परफॉर्मेंस दे रही है तो ऑब्वियसली फ्लटर को चूज किया जाता है। फास्टर डेवलपमेंट साइकिल है। और अभी जैसा उदित ने बताया, हॉट रीलोड एंड हॉट रिस्टार्ट एक यार रेवोल्यूशन आ चुका है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट को फन बना दिया है। पता इससे पहले यार एंड्रॉइड डेवलपमेंट काफी मतलब कॉटलिन वगैरह में एक तरीके से फ्लटर से मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा फन बना दिया है फ्लटर ने आके। और देख सकते हो यार कि अभी हमने VS कोड में कोड बोल लिया है, मतलब सब। एक तो हल्की आईडी एंड्रॉइड स्टूडियो, तुम्हारा लैपटॉप भट्टी नहीं बनेगा उसमें, ठीक है। थोड़ा कम ही गर्म होगा, गर्म तो होगा। VS कोड में कर सकते हो कोड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्लटर का एडवांटेज तो है ही, हॉट रीलोड हॉट रीस्टार्ट। और बाकी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, उसके फायदे गिनाने की जरूरत तो है नहीं यार। मल्टीपल राइट वंस रन एवरीवेयर, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के लिए एडमिन पैनल के लिए फ्लटर से बढ़िया कुछ नहीं है भाई, रिएक्ट भी नहीं है अगर वेब में अगर एडमिन पैनल चाहिए। प्रोडक्टिव है वो तो है ही, हमें पता है, ठीक है, वो मैंने बता ही दिया। उसके बाद बात आती है यार इजी टू लर्न एंड कोड शेयरिंग। उदित ने बताया, देखा आपने देखा होगा कितना इजीली वो कोड कर रहा था। उसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट हाँ काफ़ी इजी है ये। ऊप्स वगैरह अगर आपको आती है तो, इनफैक्ट यार मैं अपना बताऊँ तो मैंने तो स्टार्ट एंड्रॉइड से करा ही नहीं था, मैंने मेरी पहली लैंग्वेज ही फ्लटर है मोबाइल में, ठीक है। और उसके बाद है ये विजेट है, रिच ऑफ विजेट्स हैं, इसमें बहुत सारे विजेट्स हैं, आपको बाहर से ज़्यादा चीज़ें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई फ्लटर का। फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बड़ी कम्युनिटी नहीं है, डिफरेंस है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ठीक है। अब रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज पे यार सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल्स ही काफ़ी हैं, मोर देन इनफ है। कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पैसा बर्बाद करना है तो ही खरीदो, वरना कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लटर बहुत तेज़ी से अपग्रेड हो रही है, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड में पुरानी चीज़ें रही होंगी, अभी तुम चलाओगे वो नहीं चलेगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स पे भी 2 साल पुरानी वीडियोस के कोड नहीं चल पा रहे हैं, 6-7 महीने 1 साल तक चल जा रहे हैं, ठीक है। ये चैनल्स के नाम दे रखे हैं PPT में, इनका लिंक भी है, मिल जाएगा। कोडपुर हिंदी है, रीसो कोडर है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग कोडपुर हिंदी से करी थी, पर मैं ऐसी किसी यूट्यूब वीडियो पे स्टक नहीं करा, बाकी हर जगह जहाँ जहाँ आर्टिकल्स वगैरह से पढ़ा हूँ, ठीक है। बेस्ट अप्रोच तो यही है कि भाई डार्ट के बेसिक्स क्लियर कर लो। मैंने नहीं करा था, मैंने गलती करी थी, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, इसलिए थोड़ा सा लेकिन हाँ अब आ गया है। काफ़ी बेसिक विजेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट आइकन्स कंटेनर्स, ठीक है। और जैसा कि एंड्रॉयड या किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। रियल वर्ल्ड में आपको समझ में आ जाएगा कि यार काम कैसे चलता है। मतलब मैंने भी काफ़ी ऐप्स बनाए, लेकिन जब काम करने निकला तो मेरे को भी नहीं आ रहा था जब तक मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं करा, ठीक है। व्हाट नॉट टू डू भाई, ये स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है कि प्री रिकॉर्डेड कोर्स मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए मत लेना, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे स्विफ्ट हो, चाहे फ्लटर हो, चाहे रिएक्ट, कोई सा भी हो। बहुत तेज़ ग्रो कर रही है, ठीक है। चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, पैसा बर्बाद कर दोगे, नहीं चलेगा, परेशान हो जाओगे, छोड़ दोगे, ठीक है, नुकसान है, ठीक है। और उसके बाद हैं कोई क्वेश्चंस तो पूछ लो यार। एक ने हैंड रेस, हाँ एक ने हैंड रेस कर रखा है। हाँ पूछो पूछो। हाँ कैसे पूछेंगे वैसे? I would like मैसेज to thank. I would like all of you who have doubts to use the raise hands feature if you want to ask a doubt. हेलो, मैं ऑडिबल हेलो। हूँ? हाँ पॉडिबल। हाँ हाँ हो। हाँ हाँ भैया, मैं कॉटलिन में डेवलपमेंट कर रहा था, और उसमें जब एरर काफ़ी बार आ जाते हैं, नंबर एक्सेप्शन वगैरह, तो उसके मेरे को ठीक नहीं हो पाते। हम कॉटलिन का हेल्प कर दो क्या यार, चीज़? मैंने तो कॉटलिन करता नहीं। ट्राई और ऊपर कैच से ब्लॉक आपने ट्राई किया? हाँ जी, ट्राई कैच ब्लॉक आपने ट्राई किया? ट्राई कैच करा, पर मेरे को कई बार क्लिक ही नहीं करता कि मैं कैच पे डालूँ क्या। ट्राई में तो वो जो एरर वाला कोड होता है उसको मैं ट्राई ब्लॉक में डाल देता हूँ, लेकिन मैं क्या डालूँ कैच में समझ नहीं आता, कैच के ब्रैकेट में।
तो जो आपका नॉर्मल कोड है वो आप ट्राई में डालो, ठीक है, और कैच हाँ में एज ए पैरामीटर आप पास करो ई और कॉलन हाँ, बस और ई से ही करता एक्सेप्शन, हूँ। ठीक है। हाँ, और आप फिर वहां पे आप चेक कर सकते हो लॉग करके कि ई डॉट मैसेज आप चेक करो कि किस लाइक रीजन क्या है उस एरर का और क्रैश का, ठीक है। मतलब क्रैश तो होगा नहीं क्योंकि हमने ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया है, ठीक है। आप वहां से चेक करो कि जो मैसेज हमारा आया है एक्सेप्शन वाला वो क्यों आया है, फिर उस चीज को हैंडल करो जहाँ से भी, मतलब बैक ट्रेस करो कि ये क्यों आया है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। और भैया मैंने जैसे बेसिक आर्किटेक्चर सीख लिया कॉटलिन का, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, आइडेंट लाइफ साइकिल वगैरह, लेकिन मेरे को कोई बढ़िया ऐप बनाने में दिक्कत होती है। तो कोई अगर चैनल हो जो अच्छा ऐप बनाता हो कॉटलिन से। एक बेसिक ऐप बना ले, लाइक एपीआई से फैच कर ले। एक एपीआई से तू न्यूज़ ऐप बना सकता है, सिंगल स्क्रीन क्या? एक्टिविटी, सिंगल स्क्रीन एक्टिविटी बना ले एपीआई से फैच अच्छा करके। एमवीवीएम यूज कर ले इसके अंदर, तो बेसिक कैशिंग भी इंप्लीमेंट कर सकता है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए अभी तो। एमवीवीएम करना है अभी, अभी रूट डेटाबेस का। हाँ तो वो स्टार्ट कर दे। फिलिप लैकमे का एक वीडियो है, वहां से सीख फिलिप सकता है। लैकनर का, ठीक है। हाँ, न्यूज़ ये बाकी एप्लीकेशन सारे बहुत, वो यूट्यूब पे ऐप तो जावा में ही है। तुम उस पर कॉटन में है, तो लिंक भेज देता हूँ ना। फिलिप लैकनर पे, ठीक है। थैंक यू भैया। I'd like to inform you all that you can scan the QR code being displayed on the screen for the certificate of the session. एक और को डाउट है आर्यन। Yeah, you can still Hello? raise hands if you have doubts. We can permit you to speak. हेलो आर्यन। Hello, am I audible? हाँ यस, हाँ अच्छा भैया, ये जैसे अगर मान लो एंड्रॉइड स्टार्ट करना होता है तो बिना कॉटलिन के अगर डायरेक्ट फ्लटर से स्टार्ट करे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने फ्लटर ही करी है स्टार्ट, और कुछ नहीं करा है इससे पहले। कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, और एंड्रॉइड के लिए कोई हाई एंड मतलब ऐसा डिवाइस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? अगर फ्लटर से अगर स्टार्ट भी कर रहे हो तो नॉर्मल एक पीसी होने से भी हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा यार। हाँ, अगर काफी अगर अगर आपका लाइक मोटिव है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट ही करनी है आपको, तो हाँ फ्लटर से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको नेटिव ही जाना है, लाइक एंड्रॉइड में वर्क करना है, iOS में वर्क करना है, तो हाँ, तो आप स्पेसिफिक जा सकते हैं। बट अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो हाँ फ्लटर इज गुड। नेटिव के लिए बेस्ट यार, नेटिव जो काम नेटिव में हो ओके, सकता है ना वो नेटिव में ही करो फिर। तो बाकी फ्लटर तो है ही। ठीक है भैया। एक और है कोई, भानु गोयल। भानु, आपका माइक अलाउड है। भैया ये कोड विद हैरी का ना एक 14 या 11 घंटे का मेरे ख्याल से एक वन शॉट है, और एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। वो कितनी यूजफुल है अगर हम इसको फॉलो करें तो? वो शायद से जावा में नहीं है। हाँ मेरे ख्याल से तो जावा की है वो। हाँ तो यार देख, जावा अब तो यार कॉटलिन ही चल रही है, अब तो प्रेफर कर कॉटलिन से स्टार्ट कर दो। अच्छा ठीक है भैया। ऐसे वीडियो मैंने इसको देखी है, अगर करना है तो कर सकता है, तो ठीक है, अच्छा मतलब रिलायबल है। अगर कोई वन शॉट वीडियो देख रहे हो ना तो लाइक 2 आवर्स है, लाइक 1 या फिर 1.3 या 1.5 आवर्स से ज्यादा का मत देखना, क्योंकि उससे ज्यादा फिर मतलब ठीक नहीं रहता, काफी कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, इसमें ठीक प्ले है। स्टोर तक पब्लिश करता है यार। वैसे उसकी एक प्लेलिस्ट वाली भी है जिसमें उसने मतलब 1-1.5 घंटे के सेशन ले रखे हैं, वो तो वो वो बहुत लोग कर पुरानी हो सकते हैं। चुकी है, वो तो बहुत पुरानी हो गई है, लाइक हाँ, काफी काफी पुरानी अपडेट्स है। आ चुके हैं। कॉटलिन में ही प्रेफर करो। ठीक है भैया। कॉटलिन की लैंग्वेज में से डेवलपमेंट में आर्यन। अक्षित, आपका माइक अलाउड है। हेलो। नहीं, मेरा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है। हेलो हाँ अक्षित, अब ऑडिबल हो। हेलो भैया, मेरा ये डाउट था कि हेलो। हाँ हाँ बोलो यार। हाँ, ऑडिबल हो, हाँ भैया, ऑडिबल हो। मेरा ये डाउट था कि जैसे कॉटलिन में अगर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में मतलब कंट्रीब्यूशन शुरू करना हो तो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? एक एंकी एंड्रॉयड है,
अच्छा उससे स्टार्ट कर सकता है। तो यार एक का नाम मैं भूल गया, 2-3 है। और वैसे मतलब अगर एंड्रॉइड में ओपन सोर्स मतलब कंट्रीब्यूट करना हो तो कॉटलिन में ही करें या फिर फ्लटर सीखें और फिर उसमें करें? दोनों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा को करना है। अच्छा दोनों को मिक्स मत करो यार, दोनों अलग अलग हैं। हाँ अलग यार अलग है राइट। हर टेक्नोलॉजी अपना मार्केट लेके आई है, ठीक है, इस चीज को हाँ, ध्यान में रखना। ओपिया फाउंडेशन है, अक्षय जी हाँ सॉफ्टवेयर भैया भी है, तो उसमें तू कर सकता है। ओके भैया ठीक है थैंक यू। या थैंक यू। या फिर जो कॉटलिन की वेबसाइट है ना, उसी पर उन्होंने मेंशन कर रहा है कि आप हमारे ये like, इन पे आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से आप इनमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉटलिन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर, कॉटलिन ओके मैं चेक लैंग करूँगा उसको। ठीक है भैया। I'd like to thank all the speakers for being here and thank you all for being such a great audience and patient listeners. Keep up the spirit for the next session, which will begin after a short break for 5 minutes. Drink some water, listen some music, but most importantly, stay tuned.